हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का एक और लेक्चर वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे हम। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा ह्यूमन आई। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो है हमारा आज का जो है लेक्चर जो है ये लास्ट होने वाला है। तो आज हमारी ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर आपने इससे पहले का टॉपिक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार देख लीजिएगा। तो टॉपिक हमारा जो आज का तो लेक्चर होने वाला है वो पूरा का पूरा बेस्ड हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अभी तक हमने बेसिकली सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ऑप्टिक्स चैप्टर में। जो हमारा रे ऑप्टिक्स था इससे पहले वाला लाइट वाला चैप्टर जो था उसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन में हम बेसिकली क्या पढ़ते थे, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि लाइट जो होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पास से बैंड हो जाती है ना। और वो बैंड क्यों होती है, क्योंकि वहां पे जो मीडियम्स होते हैं दो, उनकी डेंसिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता था, जिसकी वजह से जो स्पीड होती थी वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती थी। इंक्रीज इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आता था, जिसकी वजह से वहां पे रिफ्लेक्शन होता था। तो वैसे ही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो बात होगी यहाँ पे हमारी अर्थ की। अर्थ जो है उसके चारों तरफ एयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना। तो देखिए मैंने बना रखा है पहले से, यहाँ पे ये अर्थ है, ये इसके चारों तरफ एयर की लेयर्स है, ठीक है। अब इन जो ये लेयर्स हैं एयर की, हर लेयर की अपनी एक अलग डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी क्या होती है, अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। मान लेते हैं इस वाले लेयर की डेंसिटी हम ρ1 मानते हैं, इसकी ρ2, इसकी ρ3 और इसकी ρ4, ठीक है। ये डेंसिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ρ4 है वो कम होगी ρ3 से, रो और सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अपर लेयर जो हो गया एक तरह से क्या हो गया सबसे ज्यादा, ये जो अपर लेयर है ये वाली लेयर ये हो गया हमारी रेयर। इसके कंपैरिजन में ये डेंस रहेगी, बट इसके कंपैरिजन में ये देखिए, यहाँ देखिए सबसे डेंस लेयर है नीचे वाली, उससे कम डेंस है ये। इन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो ये रेयर होगी ये डेंसर, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये रेयर होगी ये डेंसर, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे ये रेयर ये डेंसर। अब होता क्या है कि इसमें लाइट है, ठीक है, कोई भी लाइट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इधर से जब लाइट ट्रेवल करेगी तो ये लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब इस पे क्या बनेगा, सरफेस हम बनाएंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे किसी दूसरे कलर से, ठीक है। मानते हैं सरफेस हमने नॉर्मल बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये नॉर्मल बन गया सरफेस में। अब रे क्या करेगी, जब रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी, देखिए ये वाला रेयर है, ठीक है, और वो डेंसर है, रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है, राइट। अब सेम फिनोमिना है यहाँ पे होगा, फिनोमिना इसका हमने बना दिया, तो ये बैंड अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो फिर से टुवर्ड्स द नॉर्मल और लास्ट में फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा जो देखेगा वो तो इस लास्ट रे को फॉलो करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। तो क्या होता है कि रे जो है वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन, है ना, मल्टीपल रिफ्रैक्शन करती हुई अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है। तो इस रिफ्रैक्शन को कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है। इसके बहुत सारे फेनोमेना हमें अपने आसपास नेचर में देखने को मिलते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्लियर। चलिए अब सबसे पहला जो है वो हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सबसे पहला फिनोमेना जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, और इसके बारे में हमारे सीबीएसई में भी पूछा जाता है, ठीक है। आंसर तो मैंने लिख दिया, लेकिन पहले समझते हैं होता कैसे है, ठीक है। इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दूसरा कि स्टार की जो पोजीशन होती है वो अपरेंट पोजीशन क्या होती है, कि वो ये भी कह सकता है कि स्टार की अपरेंट पोजीशन ही क्यों दिखाई देती है हमें, ठीक है। देखिए ये स्टार है, ठीक है, इसको समझते हैं, ये स्टार है, यहां से ये रे आ रही है, क्लियर। अब ये जब रे आएगी तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये बना दिया हमने एक नॉर्मल, तो ये क्या करेगी, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। फिर हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, नॉर्मल, फिर से बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब फिर से यही करते रहेंगे हम बार बार,
टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये हो गया अपना पास लास्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो यहाँ ऑब्जर्वर है यानी देखने वाला है, तो यहाँ से देखेगा आई से, तो आई की नेचुरल टेंडेंसी हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था लाइट वाले में कि वो स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगा। स्ट्रेट लाइन बोले तो ये लास्ट वाली रे। अब ये लास्ट रे जो आ रही है इसको देखो डॉटेड लाइन से, इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपको तो ये लगेगा ना ये यहाँ से कहीं से आ रहा है ना, वो तो लाइट को यहाँ से फॉलो करेगा, यहाँ से आ रहा है, तो इस वजह से जो इसकी जो पोजीशन हमें दिखाई देती है वो इसकी एपरेंट पोजीशन होती है। और ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो यहाँ दो क्वेश्चन हो गए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी कर देंगे। अब ये एपरेंट पोजीशन होती है। अब लाइट जब ट्रेवल करती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होके आती है, तो लाइट जब हमारे आंखों में आती है और इंक्रीज होके आती है तो हमें उस टाइम क्या दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है। और जब लाइट हमारे आईज में डिक्रीज इंटेंसिटी में हमारे आईज में एंटर करती है तो हमें वो दिखाई देता है कि वो डल हो रहा है। तो इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वो कभी कम दिखाई देती है उसकी ब्राइटनेस और कभी ज्यादा दिखाई देती है, और उसी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो तारे हैं स्टार से वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, इट मींस टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ से देखिए किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो स्टार लाइट है वो एंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर पे और रिफ्रैक्शन होता है कॉन्टिन्यूसली जब तक कि वो अर्थ पे नहीं पहुंच जाती। ठीक है, और जो भी पाथ रहेगा, जो भी लाइट है जो स्टार से आ रही है वो बहुत वेरी कर रही है, स्लाइटली वेरी करती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसकी अपरेंट पोजीशन भी स्टार की फ्लक्चुएट होती है ना। तो ये बहुत क्लोज बनती है, हम तो डिफरेंस करके दिखाया। और जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ स्टार लाइट है अगर एंटरिंग करती है आई में तो फ्लिकर होती है, जिसकी वजह से समटाइम्स वो ब्राइटनेस दिखाई देती है और कभी कभी वो डल या फेंट दिखाई देती है, जिसकी वजह से ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इफेक्ट होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मेन रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए कर लिया नोट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, ये डायग्राम तो आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी का डायग्राम, लेकिन हम इसको समझते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अपने पास ये हो गई अपने पास सन, ये सन है अपना। ठीक है, अब इसके चारों तरफ हम एयर की लेयर्स बना लेंगे। तो दो तीन लेयर अभी ऐसे एक और लेयर बना देता हूं वैसे। ये रहा। ठीक है, ये एयर की लेयर है, ये अपना अर्थ हो गया। अब होता है क्या, जैसे मान लो सपोज सन यहाँ है ना। अब हम क्वेश्चन है कि एडवांस सनराइज एंड डिलीट सनसेट। सनराइज एडवांस मतलब टाइम से पहले और डिले मतलब टाइम के बाद, है ना। तो होता है क्यों ऐसे, तो मान लेते हैं ये अपना सन है, अभी सन एंटर कर रहा है, लाइट एंटर कर रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, थोड़ा सा बेंड कर गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, फिर यहाँ के फिर थोड़ा सा बेंड करेगा, जिसकी वजह से जब आई लास्ट रे को फॉलो करेगी तो उसको सन की पोजीशन यहाँ दिखाई देगी। अब होगा क्या, सन एक्चुअल में यहाँ है और वो दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ, और दिखाई पहले दे रहा है, उसकी अपरेंट पोजीशन जो हमें दिखाई देती है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, इट मींस वो एक्चुअल सन नहीं है, वो उसका अपरेंट सन है। तो इसी को कहते हैं एडवांस सनराइज। तो ये जो होता है इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होता है वो होता है 2 मिनट्स का। कितना होता है, 2 मिनट्स का। अब इवनिंग में भी सेम काम होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा होगा, सनसेट हो जाता है लेकिन हमें दिखाई कौन सी देती है उसकी, फिर से अपरेंट पोजीशन। इसी कंडीशन को देखो ना, बार बार फॉलो करते हुए इधर जाएगी, दिखाई हमें ये वाली देती है, जाते टाइम डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वो जो होता है वो होता है डिलीट सनसेट। तो दोनों ही रीजन क्या है, दोनों के पीछे मल्टीपल रिफ्रैक्शन, और मल्टीपल रिफ्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, तो वो एटमॉस्फेयर की वजह से।
तो एडवांस सनराइज क्या होता है अपना कि जो सन है उसकी लाइट जब एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें उसकी अपरेंट पोजीशन 2 मिनट पहले दिखाई देती है। सेम फिनोमिना हमें सनराइज के टाइम पे दिखाई देता है। सनराइज हो चुका होता है लेकिन राइज होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें सन की जो पोजीशन दिखाई देती है वो उसकी अपरेंट पोजीशन होती है, और ये दोनों ही काम किस वजह से हो रहे हैं फिनोमिना, तो इनके पीछे का रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आंसर मैंने यहाँ दे ही रखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। स्टार अभी हमने बोला था कि स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, तो प्लैनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते, है ना? सोचिए जरा। तो देखिए अब साइज ऑफ प्लैनेट की अगर बात करें हम, साइज ऑफ प्लैनेट वो मच ग्रेटर देन है साइज ऑफ स्टार, यानी जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार से बहुत ज्यादा बड़े हैं और बहुत क्लोज हैं अर्थ के, ठीक है? और इनको ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये कलेक्शन ऑफ स्टार्स हैं, प्लैनेट जो है कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन कहते हैं या ग्रुप भी कह सकते हैं, बहुत सारे स्टार्स मिलके क्या बनेगा, एक प्लैनेट बनेगा, इतना बड़ा साइज है ना। अब उसमें क्या होता है कि अब इसमें क्या है, सिंपली से मान लेते हैं जो प्लैनेट है, प्लैनेट मान लो बहुत सारे स्टार से मिलके बन रहा है, ये अपने पास स्टार है, ये स्टार है। अब इसमें होता है क्या बेसिकली कि अगर ये लाइट ब्राइट हो रही है इसकी एक की, तो दूसरे की डार्क हो रखी होती है। ये ब्राइट हो रहा है, ये डार्क हो रहा है, ये ब्राइट हो रहा है, ये डार्क हो रहा है, ये ब्राइट हो रहा है, ये डार्क हो रहा है, ऐसे ये ब्राइट हो रहा है और ये डार्क हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ओवरऑल इंटेंसिटी है लाइट की वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है ना। अगर देखेंगे सारे क्या हो रहे हैं, ब्राइट हो रहे हैं और आधे ब्राइट हो रहे हैं, आधे डार्क हो रही है उनकी इंटेंसिटी, तो जिसकी वजह से जो एवरेज लाइट का जो सम होता है वो क्या हो जाता है इंटेंसिटी का, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से ही प्लैनेट क्या करते हैं, ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि प्लैनेट के पास अपनी लाइट्स नहीं होती, वो अपनी लाइट एमिट नहीं करते, तो इस वजह से भी वो ट्विंकलिंग नहीं करते। देखिए तो प्लैनेट है वो बहुत बड़े होते हैं और क्लोज भी हैं अर्थ के, अपीयर्स बिगर देन स्टार्स। अगर हम उन्हें कंसीडर करते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स आर सोर्स ऑफ लाइट, है ना, कि मतलब क्या है कि जो प्लैनेट्स है बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है सोर्स के बने, और जो टोटल वेरिएशन उनकी लाइट में जो हमारे आईज में आती है वो क्या करती है इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स से उनका एवरेज जो होता है एक दूसरे को कट करके जीरो कर देता है। देखिए उनका जो एवरेज है लाइट जो हमारे अमाउंट जो हमारी लाइट की अमाउंट हमारे आईज में आ रही है, जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ब्राइटनेस और डार्क, वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल इंटेंसिटी हमारे आईज में आ रही है वो ऑलमोस्ट जीरो आ रही है ना, इक्वल्स टू जीरो या ऑलमोस्ट जीरो आ रही है, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट कभी भी ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देते। तो चलिए इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाम से पता चल रहा है लाइट का फैलना, ठीक है? तो लाइट का कैसे फैलता है, तो लाइट जो है जब किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, ठीक है, अब ऑब्स्टेकल बहुत सारी चीजें होती है, जब ऑब्स्टेकल से टकराती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और वो स्प्रेड आउट हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, उस फिनोमेना को कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, और वो ऑब्स्टेकल क्या क्या हो सकते हैं, कोई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल जो उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं वो उसकी वजह से क्या होगा स्कैटरिंग फिनोमेना होने लग जाता है। अब यहाँ पे ये आता है कि स्कैटरिंग क्या सारी ही लाइट स्कैटर्ड करती है, हर कलर की लाइट स्कैटर्ड करती है, तो स्कैटर्ड करती है हर कलर की लाइट, लेकिन जो स्कैटरिंग होता है वो बेसिकली ये मान के चलिए वो एक तरह से इनवर्सली होता है लाइट की वेवलेंथ पे। स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करता है, लाइट की वेवलेंथ पे। अगर वेवलेंथ क्या होगा लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो क्या करेगी, लेस स्कैटर, और शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो
मोस्ट स्कैटर, क्योंकि इनवर्सली फॉलो करती है। अब जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा वो उतना कम स्कैटर्ड करता है, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम वो उतना ज्यादा स्कैटर्ड करेगा। बाकी मैंने आगे इसका कर रखा है, एक बार इसको नोट करिए, अब दिखाता हूँ मैं आपको, फिर उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए, स्कैटरिंग को समझने के लिए हम पहले एक फिनोमेना करेंगे, टिंडल इफेक्ट, जिसको आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है साइंस के सेकंड चैप्टर में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट है ना किसी कोलाइडर पार्टिकल से स्ट्राइक होती है, किसी भी कोलाइडर पार्टिकल से टकराती है, तो उसका पाथ जो होता है वो विजिबल हो जाता है ना। तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ कोलाइडर पार्टिकल, द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। ठीक है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट, या फिर ये कह सकते हैं फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यानी लाइट का वो फिनोमेना जिसमें जब लाइट कोलाइडर पार्टिकल से टकराती है तो लाइट स्कैटर्ड कर जाती है, तो उस फिनोमेना को भी हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट के बहुत छोटे से एग्जांपल हैं, ये दोनों ही आपने 9th क्लास में पढ़े थे। जब सनलाइट किसी होल से, घर में किसी होल से एंटर करती है, तो उसमें आपने देखे होंगे कि धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल्स वो उसमें फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार है, इसमें एक छोटा सा होल है, अब यहाँ से जब सनलाइट आती है तो ये सनलाइट ऐसे स्ट्रेट जाती है और इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल तैरते हुए हमें नजर आते हैं। ये होता है टिंडल इफेक्ट। या कभी पेड़ या डेंस जंगल होते हैं, या फिर किसी पार्क वगैरह में आप जाएंगे जहाँ बहुत सारे पेड़ है, ठीक है, तो वहां पे जब सनलाइट उस पेड़ों से क्रॉस करती हुई आती है, तो वो क्रॉस जब करती है तो उसके बीच में पार्टिकल से जब वो टकराती है, वाटर ड्रॉपलेट्स या किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराती है, तो उस केस में भी जो पूरा पाथ है वो विजिबल हो जाता है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही फिनोमेना कहलाते हैं हमारे टिंडल इफेक्ट। चलिए इसको एक बार नोट कर लेते हैं। अब ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया कौन सा वेवलेंथ वाला स्कैटर्ड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि क्या जो स्कैटरिंग होती है या टिंडल इफेक्ट जो हमारा हो रहा है, क्या ये पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है? क्योंकि एनवायरनमेंट में जो पार्टिकल है वो तो एक साइज का है नहीं, उसमें तो साइज बहुत अलग अलग है ना। बहुत टाइप के पार्टिकल्स हैं, वहाँ छोटे पार्टिकल्स भी हैं, फाइन पार्टिकल्स भी हैं, बड़े पार्टिकल्स भी हैं, मीडियम साइज पार्टिकल्स भी हैं। तो होता क्या है, अगर पार्टिकल का साइज फाइन है, कैसा है? फाइन है, यानी स्मॉल साइज, तो ये स्कैटर्ड करेगा किसको? ब्लू कलर की लाइट को। इट मीन शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को कौन स्कैटर्ड करेगा? छोटे पार्टिकल्स। जहां भी छोटे पार्टिकल्स हो रहे हैं वहां वो ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होगी। तो फिनोमेना समझिए, जहां भी ब्लू कलर का क्वेश्चन आएगा, जिस भी क्वेश्चन में आता है कि ये ब्लू क्यों नहीं दिख रहा, वो ब्लू क्यों दिखता है, तो इसका मतलब जहां ब्लू दिख रहा है तो वहां पार्टिकल का साइज छोटा आपको लिखना है। दूसरा, अगर पार्टिकल का साइज मीडियम होता है तो मेनली क्या करेगा? रेड लाइट, इट मींस लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट्स को स्कैटर्ड करेगा। अब जहां भी रेड कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हमें क्या माइंड में रखना है कि वहां पार्टिकल का साइज जरूर मीडियम है, इसलिए वहां रेड कलर स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में रेड से रिलेटेड आएगा तो रेड कलर स्कैटर्ड हो रहा था, इट मींस रेड की वेवलेंथ जो है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा। अब आता है कि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा लार्ज होगा, तो इस केस में क्या होता है कि सारी वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर्ड करेंगी, और जब सारी वेवलेंथ स्कैटर्ड करती है तो उस क्या बन जाती है? लाइट बन जाती है व्हाइट कलर की। तो उस केस में जो लाइट है वो दिखाई देगी हमें व्हाइट, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सनलाइट्स कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइट्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सब मिलके क्या बनाते हैं? व्हाइट लाइट्स। इसलिए अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है तो वो इक्वली सबको स्कैटर्ड करेगा, और इक्वल होने की वजह से हमें हमेशा व्हाइट लाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो व्हाइट के केस में पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, रेड के केस में पार्टिकल का साइज मीडियम है, और ब्लू के केस में पार्टिकल का साइज स्मॉल है। बस ये याद रखना है। अब रेड लाइट देखिए, कंपैरिजन, रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स ग्रेटर है ब्लू लाइट से। ठीक है, तो रेड लाइट इसलिए क्या होती है? लेस स्कैटर्ड करती है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। चलिए इन सारे पॉइंट्स को एक बार नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लू कलर जो होता है वो स्काई का, क्लियर स्काई का ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? अभी बताया था मैंने, है ना। ब्लू कलर मतलब पार्टिकल का साइज कैसा है? छोटा, है ना। तो जब सनलाइट पास करती है एटमॉस्फेयर से तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर वो ब्लू कलर को स्कैटर्ड कर देती है। ठीक है, एज कंपेयर टू रेड, इसी वजह से हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। अभी बताया था, अब आंसर आपके माइंड में रहेगा। सिंपल, फाइन पार्टिकल्स ब्लू कलर, मीडियम पार्टिकल रेड कलर, लार्ज पार्टिकल व्हाइट कलर। बस इतना सा याद रखना, कोई भी आंसर जो होगा आप बना देंगे इससे। चलिए
नेक्स्ट कि व्हाइट कलर्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का व्हाइट कलर क्यों दिखाई देता है? इसका मतलब यहाँ पार्टिकल का साइज कैसा है? बड़ा। सिंपल ज्यादा देखो, लार्ज पार्टिकल्स लाइक रेन ड्रॉप्स, डस्ट एंड आइस पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, सारे कलर को इक्वली स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है क्लाउड का, क्योंकि क्लाउड के अंदर जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या डस्ट पार्टिकल, उनका साइज बहुत बड़ा होता है ना, तो वो क्या करेंगे, जब उस पर लाइट सनलाइट फॉल होगी तो उसमें से वो क्या करेगा, व्हाइट कलर को स्कैटर्ड कर देगा, यानी सारे कलर को इक्वली स्कैटर्ड करेगा। और इक्वली स्कैटर्ड करने की वजह से हमने विबग्योर पढ़ा था, तो फिर क्या हो जाता है, वो सारा हमें सिर्फ व्हाइट ही कलर दिखाई देगा यहाँ पे, तो इसलिए हमें क्लाउड का कलर व्हाइट दिखाई देता है। दूसरा कि डेंजर का जो सिग्नल होता है वो रेड क्यों दिखाई देता है? अगेन तो पार्टिकल का साइज, एक तो पहली बात देखिए, डेंजर का सिग्नल या जितने भी इमरजेंसी सिग्नल्स होते हैं, जहां भी इमरजेंसी के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, हम हमेशा रेड कलर से लिखते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड नहीं करती है ना, बहुत कम स्कैटर्ड करती है, तो हमें दूर से भी वो विजिबल हो जाती है। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाला देना चाहता है, चाहे वो अपनी वो देख लेते हैं हम, एम्बुलेंस हो, डेंजर सिग्नल हो, रेड लाइट्स हो, है ना, या एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हो, रात के टाइम पे जहाँ कुछ नहीं होता तो वहां भी हम रेड कलर या रिफ्लेक्टर लाइट यूज करते हैं। तो ऐसे केसेस में हम वेवलेंथ पे वर्क होता है सारा। तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड कैसे करता है कलर को, कम, ठीक है। अगर फॉगी कंडीशन भी है तो वहां भी इतनी जो रेड लाइट है वो इतनी कम स्कैटर्ड होती है कि चलाने वाले को, चाहे वो ड्राइव कर रहा हो, पैदल जा रहा हो, किसी भी सिचुएशन में उसको रेड कलर दिखाई दे जाता है, और उसकी इंटेंसिटी में बहुत कम से कम लॉस होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी तक वो ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है, और इसी वजह से हमेशा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तो इसलिए रेड कलर को डेंजर सिग्नल का ये यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए, अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप उसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल से अपने को याद रखना साइज। तो यहाँ हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट, और चैप्टर भी हो गया हमारा कवर, ठीक है। सारे लेक्चर्स जो भी हैं इस चैप्टर के मैं लिंक्स में डाल दूंगा, लिंक में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं एक एक करके। तो जब आप एक एक करके देखेंगे तभी जाके यहाँ तक आप पहुंचेंगे और तभी समझ में आएगा। तो अब मिलेंगे किसी और लेक्चर वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।